हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीडीपी के पिछले वर्ष के 1 जनवरी को हुआ पेपर का हल करेंगे। यह हमारी शीटेट 2022 की तैयारी के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह का प्रश्न आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। निम्न में से कौन सा यह नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न दरों से विकसित होते हैं। पहला ऑप्शन है, विकास एक आयामी होता है। दूसरा है, विकास एक दिशीय होता है। आगे है, विकास एक असतत प्रक्रिया है। चौथा है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर। ये चौथा नंबर विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। आगे है हम लोग का प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। दूसरा है, बचपन यह वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तीसरा है, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। चौथा है, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। ये भी गलत है। सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, ये भी गलत है। 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, गलत। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। आगे प्रश्न है, तीसरा नंबर, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला है अनुकूलन, दूसरा है अधिगम, तीसरा है समाजीकरण, चौथा है परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर, परिपक्वता। आगे प्रश्न है, चौथा नंबर, क्या सामाजीकरण का प्राथमिक और क्या सामाजीकरण का द्वितीयक कारक है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, परिवार और विद्यालय, दूसरा है मीडिया और परिवार, तीसरा है विद्यालय मीडिया, चौथा है मीडिया पास पड़ोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, परिवार और विद्यालय। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। आगे है प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? पहला है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, तीसरा है दंड और आज्ञा पालन, चौथा है सार्वभौमिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, दंड और आज्ञा पालन। आगे प्रश्न है छठवां नंबर, जीन पियाजे के सिद्धांत में
क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर क्रम आधारित देना। दूसरा है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। तीसरा है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। चौथा है स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्र करने की क्षमता। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। आगे प्रश्न है 7वां नंबर, 5 वर्षीय नसीमा को, ये देखिए अच्छे से, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? पहला ऑप्शन दिया है जीववाद, दूसरा है केंद्रीयता, तीसरा है परिकल्पित निगमनात्मक, चौथा है संक्रमण परिणाम निकलना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, केंद्रीयता। आगे प्रश्न है 8वां नंबर, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला है सामाजिक संरचना, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है मनोविश्लेषण, चौथा है सार्वभौमिकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, सामाजिक संरचना। आगे प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन दिया हुआ है। पहला नंबर निजी संवाद, दूसरा है उच्च स्वर में वार्ता, तीसरा है पाठ, चौथा है स्वकेंद्रीयवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर निज संवाद, स्वयं से संवाद करने की क्रिया। आगे प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की विशेषता, पहला है ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, दूसरा है योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, तीसरा है सहयोगितापूर्ण अधिगम, चौथा है पुरस्कार और दंड। जहाँ पुरस्कार और दंड है वहाँ गलत ही हो जाता है, अलगाव भी गलत हो गया, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना ये भी गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, सहयोगितापूर्ण अधिगम। आगे प्रश्न है एक बच्चे में 11वां नंबर, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? बुद्धि का स्वरूप, दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? पहला है स्थानिक संबंध बुद्धि, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तीसरा है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, चौथा है प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? पहला है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना,
शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। बाधक वाला तो विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। चौथा है द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। आगे है प्रश्न, जेंडर भूमिकाएं क्या हैं? जेंडर भूमिकाएं क्या है? पहला है अधिग्रहित व्यवहार, दूसरा है जन्मजात व्यवहार, तीसरा है जैविक संरचनाएं, चौथा है आनुवांशिक निर्धारित। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, अधिग्रहित व्यवहार। अगला प्रश्न है 14 नंबर, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। छात्रों को वर्गीकरण करना ही नहीं है, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, ये भी गलत। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। आगे प्रश्न है अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? पहला है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? दूसरा, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? चौथा, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? चौथा, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? इसका ऑप्शन दिया है पहला में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा में है दूसरा, तीसरा, चौथा, और तीसरा में है दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा में है पहला और दूसरा। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, तीसरा सर्वोत्तम तरीका, तीसरा, दूसरा, तीसरा, दूसरा और तीसरा, छात्रों को उच्चतम अंक ये तो नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन सही दिया नहीं है, इसीलिए इसका सभी के लिए नंबर दिया गया है। आगे प्रश्न है 16 नंबर, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। पहला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। नहीं। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। नहीं।
सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए? नहीं। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए? यह सही हो, इसका उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर सही। आगे प्रश्न है 17 नंबर। कथन ए बोला है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। उसका कारण है आर, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही विकल्प चुने। पहला, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। आगे प्रश्न है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? पहला, पठन वैकल्प्य, आलेख वैकल्प्य, गणन वैकल्प्य, ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, पठन वैकल्प्य, क्योंकि पढ़ने में कठिनाई महसूस करती है। सॉरी, 17 नंबर छूट गया क्या? हो गया। नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, आलेख वैकल्प्य। उन्नीस है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना। दूसरा है शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का प्रयोग करना। तीसरा है रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। चौथा है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, शिक्षा शास्त्रियों उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? पहला ऑप्शन दिया है अपसारी चिंतन, दूसरा है आवेगशीलता, तीसरा है सोच में केंद्रीकरण, चौथा है अभिसारी चिंतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, अपसारी चिंतन। आगे प्रश्न है 21 नंबर, इसका ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं?
पहला सक्रिय अन्वेषण द्वारा, दूसरा खेल द्वारा, तीसरा पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, चौथा सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो इसका ऑप्शन दिया है पहला और तीसरा, पहला तीसरा और चौथा, तीसरा दूसरा और तीसरा, तीसरा दूसरा चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला सक्रिय, पहला पहला और तीसरा, सक्रिय अन्वेषण द्वारा और पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा। आगे प्रश्न है सॉरी इसका आंसर ये भी तो सही है। सॉरी, इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन। सभी सही है क्योंकि देखिए सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा बच्चे सीखते हैं, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। सॉरी, चौथा नंबर बिल्कुल सही है। आगे है हमारे सामने प्रश्न 22 नंबर। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति क्या कहलाती है? पहला खंडीकरण, दूसरा कूट लेखन, तीसरा स्वागीकरण, चौथा अनुकूलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला खंडीकरण, खंड खंड करके सिखा रही है। आगे प्रश्न है 23 नंबर। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? पहला है परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, दूसरा है विषय वस्तु को रटना, तीसरा है वस्तुओं का निष्क्रिय अनुकरण, चौथा है उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों व्यवहार का अनुबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। आगे है प्रश्न 24 नंबर है। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? पहला है सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। दूसरा है परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती हैं। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तीसरा है अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। चौथा है रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही है? पहला में बोला है पहला और चौथा, दूसरा में बोला है पहला और तीसरा, तीसरा में बोला है दूसरा और तीसरा, चौथा में बोला है पहला और दूसरा। तो इस यहाँ से देखते हैं शब्दों को 5 बार लिखना ये तो गलत हो गया।
ये सेल विद्यार्थियों को फ्लैश कार्ड देती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत कर रही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा है परामिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा के लिए कहती है, ये सही है। अरुंधति ने शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल करती है, तो दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका दूसरा और तीसरा किस में दिया है? तीसरा नंबर में, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 25 का। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, ये तो गलत ही है। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, भी गलत ही होगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आगे प्रश्न है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? पहला है कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। दूसरा है एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है रट्टा मार के सीखने को प्रोत्साहित करना। रट्टा मारना मतलब गलत ही हो जाता है। शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना भी गलत ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, एक समस्या पर विविध तरीकों से विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे प्रश्न है अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होती है? पहला है शर्म, गुस्सा, गर्व, उत्कंठा। तो अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, गर्व। सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं। आगे प्रश्न है शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। दूसरा है यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। आगे है लास्ट सेकंड क्वेश्चन। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है हम लोगों को।
पहला है, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। आगे ऑप्शन है, बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संरचनाओं संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। तीसरा है, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। चौथा, वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती हैं। प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। चौथा है, वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं है बोला गया है इसलिए। आगे है हमारे सामने आखिरी प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारे सामने आखिरी प्रश्न है, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? कौन सा अधिगम ऐसा कहता है? पहला है मानवतावादी, दूसरा है व्यवहारात्मक, तीसरा है संज्ञानात्मक, चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर व्यवहारात्मक। तो हमारा 30 प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।